बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 12.6 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं, इनका हमें सोल्यूशन निकालना है। ये क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 है। 2 sin square x minus 3 sin x plus 1 इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट्स किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एक से ज्यादा टर्म्स हो तो उधर हर टर्म के अंदर सेम फंक्शन, यानी पूरी इक्वेशन में सेम फंक्शन होना चाहिए। ईच टर्म मस्ट कंटेन और मस्ट इन्वॉल्व द सेम फंक्शन। जैसे यहां हर टर्म में साइन फंक्शन है, तो फिर इसको आगे हमने कैसे सॉल्व करना है। अगर स्टूडेंट्स पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। पूरी इक्वेशन में सेम फंक्शन है, तो मैंने इसको दो तरीकों से किया। स्टूडेंट, जब पूरी इक्वेशन में सेम फंक्शन हो और ऊपर पावर 2 हो तो एक तो ये तरीका है कि थोड़ी देर के लिए उस फंक्शन को आप लेट टी कर लो, लेट वाई कर लो, बट आपने लेट एक्स नहीं करना, क्योंकि एक्स वेरिएबल ऑलरेडी कंटेन है, एक्स वेरिएबल ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो आपने एक्स के अलावा कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, टी कर लें या वाई कर लें या कोई और लेटर लेट कर लें। तो साइन एक्स को लेट टी किया। अब वापस गिवन इक्वेशन में जाएं तो ये बन जाएगी वैल्यू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1। नो, ये आपको क्लियर कट क्वाड्रेटिक नजर आ रही है ये भी क्वाड्रेटिक, लेकिन ये जरा सिंपल फॉर्म में बन गई, इजी फॉर्म में बन गई। अब स्टूडेंट्स इसके आप फैक्टर बनाएं या इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, आपकी मर्जी है। फैक्टर बनाएं, वो जल्दी हो जाता है। तो ये देखें 2 इंटू 1 2। हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि उनका प्रोडक्ट 2 बने और उनका सम लें तो -3 बने। तो वो स्टूडेंट्स ये दो नंबर है -2 एंड -1। स्टूडेंट्स, आप इनका अगर सम लें तो वो -3 बन रहा है एंड इनका प्रोडक्ट लें तो वो 2 बन रहा है। सो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं। 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 1। यहां से स्टूडेंट्स 2t कॉमन लें, 2t कॉमन लें तो यहां अंदर रह जाएगा t -1, और यहां से स्टूडेंट्स -1 कॉमन लें, क्योंकि ये अंदर वाली टर्म सेम होनी चाहिए। दैट्स वाई -1 कॉमन लिया तो t -1। अगर आपने मिड टर्म ब्रेक सही की है तो ये वाली चीजें कॉमन होंगी, ये वाली, तो इसी को कॉमन ले लो। कॉमन जब लेंगे ये बाहर लिखेंगे तो ये अंदर वैल्यू क्या बनेगी 2t -1। अब इसको अलग 0 लें और इसको अलग 0 लें। यहां t इक्वल टू 1 और यहां 2t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1/2। तो t को वापस ओरिजिनल फॉर्म में जो आपने लेट फंक्शन किया था, t को sin x, वापस वो फॉर्म बना दी, sin x इक्वल्स टू 1 एंड sin x इक्वल्स टू 1/2। स्टूडेंट्स, सेकंड मेथड देखें इसका। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट फैक्टराइजेशन की है, यानी मैंने सब्स्टिट्यूशन नहीं की, जबकि यहां तो मैंने थोड़ी देर के लिए सब्स्टिट्यूशन करके पूरे क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट किया, टी के रिजल्ट निकालकर वापस फिर टी को ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन यहां पे मैंने डायरेक्ट फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेक की है। तो -3 sin x को लिखा -2 sin x माइनस sin x। अब यहां से 2 sin x कॉमन लें तो बाकी वैल्यू अंदर रह जाएगी sin x -1, और यहां से -1 कॉमन लें तो यहां पे अंदर वैल्यू बनेगी sin x -1। यानी इधर जो काम मैंने t की फॉर्म में किया था वही काम इधर मैं डायरेक्ट sin x के अंदर रहकर कर रहा हूं। काम वही हो रहा है, लेकिन वो t में कन्वर्ट करके दोबारा t को sin x पुट कर दिया था। यहां पे जो है डायरेक्ट फैक्टराइजेशन हो रही है। तो ये sin x -1 इक्वल टू 0, देन sin x इक्वल्स टू 1, और ये 2 sin x -1 इक्वल टू 0, तो sin x इक्वल्स टू 1/2। स्टूडेंट्स, ओवरऑल होलिस्टिकली आप एंड पे रिजल्ट सेम ही आपको मिलेंगे। यानी यहां पे देखें तो sin x इक्वल्स टू 1 एंड sin x इक्वल्स टू 1/2, और यहां पे भी देखें sin x इक्वल्स टू 1 एंड sin x इक्वल्स टू 1/2। तो आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट मिड टर्म ब्रेक कर लें
या आप लेट टी में कर लें, जैसे आपको इजी लगे। यहां जरा जल्दी जल्दी ये टी में सॉल्व हो जाता है, उधर हर बार आपको साइन एक्स लिखना पड़ता है, तो मे बी उधर आपका ज्यादा टाइम लगे। यहां से अब आगे वही पुराना पैटर्न, यहां से अब आगे वही पुराना पैटर्न। स्टूडेंट्स ये ऐसा मैंने क्यों किया, ये मिड टर्म ब्रेक मैंने क्यों की? स्टूडेंट्स इनफैक्ट आपको कई बार बता चुका हूं कि हमारे पास बेसिक फॉर्म में फंक्शन का होना जरूरी है। हमारे पास साइन एक्स के साथ इधर कोई कांस्टेंट नंबर हो, कॉस एक्स के साथ इधर कोई कांस्टेंट नंबर हो, टेन एक्स के साथ कोई कांस्टेंट नंबर हो, जैसे ये है। जब ऐसा सीन बनेगा, जब ऐसी सिचुएशन बनेगी, देन हम इनवर्स लेकर रेफरेंस एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन इस सूरत में हम इनवर्स नहीं ले सकते, क्योंकि हमें रेफरेंस एंगल निकालना है, रेफरेंस एंगल के लिए इनवर्स लेना है। तो इनवर्स स्टूडेंट्स तभी लिया जाएगा जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेसिक फॉर्म में बन जाएगी। तो ये अब बेसिक फॉर्म में बन गई है, ये वाली या ये वाली, ये दोनों बेसिक फॉर्म में है। यहां से अब आगे वही पुरानी बातें। इसका सोल्यूशन ये क्वाड्रेंटल एंगल बनेगा, x इक्वल्स टू 90 डिग्री और π/2। बट यहां पे मैं साइन इनवर्स लेकर रेफरेंस एंगल निकालूंगा। साइन एक्स पॉजिटिव है फर्स्ट में और सेकंड में, तो बाकी सारी बातें मैं वहां पे आपको नेक्स्ट बोर्ड पर आपको दिखाता हूं। ये स्टूडेंट्स इसी का ये कंटिन्यूएशन है। तो साइन एक्स इक्वल्स टू 1 है, तो मैंने अभी बताया था कि इसमें क्वाड्रेंटल एंगल सोल्यूशन आएगा, सो x इक्वल्स टू π/2। जबकि यहां देखें साइन x इक्वल्स टू 1/2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसी पेज पर साइड पर रेफरेंस एंगल निकालेंगे। रेफरेंस एंगल जो बन रहा है ये π/6 बन रहा है। Here sin x is positive in first and second quadrant and reference angle is π/6. Now in first quadrant x equals to reference angle होगा, that is π/6, and in second quadrant x की वैल्यू होगी पाई माइनस रेफरेंस एंगल, that is पाई माइनस π/6। इसको सॉल्व करें तो ये 5π/6 है। टोटल हमारे पास 3 सॉल्यूशंस बने हैं। बट जब आपको कहे सॉल्व द इक्वेशन, तो स्टूडेंट्स तब भी आपने सॉल्यूशन सेट ही निकालना है। यानी जब सामने आपको इंटरवल मेंशन हो कि फ्रॉम 0 to 2π सॉल्यूशन निकालें, तो वहां सिर्फ आपका सॉल्यूशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से किसी में आएगा। लेकिन जब क्वेश्चन में कहे सॉल्व द इक्वेशन, तब भी सॉल्यूशन सेट निकालें। जब आपको कहे फाइंड सॉल्यूशन सेट, तब भी सॉल्यूशन सेट निकालें। जब आपको कहे फाइंड जनरल सॉल्यूशन, तब भी सॉल्यूशन सेट निकालना है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन सेट एक ही बात। तो फाइनली यहां पे मैंने सॉल्यूशन सेट देना है। तो π/2 फंक्शन है साइन एक्स, π/2 में भी 2nπ ऐड करें, π/6 में भी 2nπ ऐड करें, एंड 5π/6 में भी 2nπ ऐड करें। ये 3 सेट्स हैं, तीनों के दरमियान आपने क्या लेना है, यूनियन। स्टूडेंट्स इन दोनों में से कोई एक मेथड पेपर में आपने करना है, ये दोनों एट ए टाइम नहीं चलाने या दोनों नहीं लेकर चलने, आपकी मर्जी है। टी में लेट कर लो या वैसे ही डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर लो, ये आपको जैसे इजी लगे। मैंने दोनों मेथड से इसलिए कर दिया है कि जो आपको इजी लगे आप वो मेथड फॉलो कर लें। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 है, cos square x into sin x equals to 2। स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है कि जब भी cos square एंड sin square का कॉम्बिनेशन हो, या cos square के साथ sin x की पावर 1 हो, या sin square के साथ cos x की पावर 1 हो, यानी cos square sin square वगैरह, इनमें से कोई भी टर्म्स इस एक्सरसाइज में आ जाएं, तो आपने वहां पे ये बड़ी वेल नोन आइडेंटिटी है, cos square x प्लस sin square x इक्वल्स टू 1। आप याद करें इसको, हम cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 उससे भी याद रखते हैं। थीटा की जगह कोई भी लेटर या कोई भी एंगल हो सकता है, x हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, कुछ मर्जी लेटर ले लें। ये आइडेंटिटी बड़ी बेसिक आइडेंटिटी है, ये यहाँ पे यूज होगी। अगर क्वेश्चन में cos स्क्वायर को खत्म करके sin स्क्वायर लाना हो, तो cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर लिख लेना, और अगर आप साइन स्क्वायर को खत्म करके कॉस स्क्वायर लाना चाहते हो, तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखना है। यानी इनफैक्ट इन दो में से कोई एक फार्मूला
ऐसी सिचुएशन में जरूर लगेगा। जैसे यहां पे देखें, यहां पे मैं कॉस स्क्वायर को खत्म करके इसकी जगह साइन स्क्वायर लाना चाहता हूं ताकि सारी इक्वेशन एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। हर टर्म के अंदर सेम फंक्शन होगा, तब हम उसको आगे सॉल्व करके ये बेसिक फॉर्म बना सकेंगे। दैट्स वाई कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स वैसे इक्वल टू 2। साइड पर आपने उसके सामने सिर्फ इतनी रीजन देनी है, ये वाली रीजन देनी है, सिंस करके आपने लिखना है कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये सारा तो वैसे मैंने नोट की फॉर्म में आपको समझाने के लिए किया है। आपने क्वेश्चन के अंदर जो फार्मूला यूज करना है सिर्फ वो लगाना है इन दोनों में से। अब आगे स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये साइन एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ साइन एक्स बन जाएगा, और ये साइन स्क्वायर और साइन एक्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। राइट साइड पर 2 है, किसी भी इक्वेशन को जब सॉल्व करना हो तो राइट साइड उसकी 0 बनानी है। दैट्स वाई 2 को इधर लाएंगे, 2 इधर आके -2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको मैं पहले रीअरेंज कर रहा हूं, माइनस साइन क्यूब पहले, फिर साइन एक्स बाद में, -2। जब स्टूडेंट्स शुरू वाला कॉफिशिएंट यानी लीडिंग कॉफिशिएंट किसी भी इक्वेशन के अंदर लीडिंग कॉफिशिएंट नेगेटिव हो तो आपने कोशिश करनी है कि उसको पॉजिटिव करना है। आपने फिर क्या करना है, यहां से -1 कॉमन लेकर डिवाइड कर दें या डायरेक्ट -1 पे डिवाइड कर दें। मैंने -1 कॉमन लेकर डिवाइड किया है, आप ये भी लिख सकते हैं डिवाइडिंग विद -1 बोथ साइड। तो पहले माइनस कॉमन लिया है फिर डिवाइड किया, तो यहां पे बना साइन क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स +2, और आप ये वाला माइनस जो मैंने कॉमन लिया है ये ऐसे बाहर लिख लें और अगले स्टेप में उसको डिवाइड कर दें, या डायरेक्ट इसी स्टेप में डिवाइड कर दें। और साथ यूं भी लिख सकते हैं, -1 कॉमन की बजाय ये भी लिख सकते हैं डिवाइडिंग विद -1 ऑन बोथ साइड। लीडिंग कोएफिशिएंट कोशिश करनी है पॉजिटिव करना है। अब आप गौर करें, हर टर्म में सेम फंक्शन है। आप अब क्या करेंगे, जैसे पिछले पार्ट में मैंने किया था, थोड़ी देर के लिए साइन एक्स को लेट टी कर लें, तो ये इक्वेशन बनेगी t³ -t + 2। स्टूडेंट्स ये दोनों देख लें, ये क्यूबिक इक्वेशन है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तो हमारे पास तरीके मौजूद हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके फैक्टर बना लेते हैं जिसको मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं, या क्वाड्रेटिक फार्मूला। और लीनियर इक्वेशन हो तो भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर पावर 2 से ज्यादा हो, यानी पावर 3 हो जिसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, या पावर 4 हो जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, पावर 5 हो यानी 2 से जब ज्यादा पावर हो, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर एक खास चीज है, एक खास काम करते हैं हम, एक खास प्रोसेस करते हैं। वो क्या है, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक डिवीजन। स्टूडेंट्स अब हम इसकी क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको नेक्स्ट बोर्ड पे मैंने लिखा है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास इधर एंड पे इक्वेशन आई थी, वही इक्वेशन मैंने इधर दोबारा रिपीट कर दी है ताकि इधर टॉप पे आपको नजर आए। तो ये इक्वेशन बनी थी t³ -t + 2। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक या पेंटिक इक्वेशन, जब भी इस तरह की इक्वेशंस आ जाएं तो उनका सॉल्यूशन हम सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड आउट करते हैं। और सिंथेटिक डिवीजन में जब हमें रूट ना दिया गया हो, जब हमें सामने फैक्टर या रूट ना दिया गया हो, तो उधर हमने रूट खुद ढूंढना होता है। तरीकाकार क्या है, आप रिकॉल करें, क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, आगे स्क्वायर पावर मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट 0 ले लें, जो पावर मिसिंग होती है उसका कोएफिशिएंट 0 लेना है। नेक्स्ट, ये t का कोएफिशिएंट -1 है, वो लिखा, और कांस्टेंट 2। जब हमने खुद से रूट्स ढूंढने हो सिंथेटिक डिवीजन में अगर रूट्स या फैक्टर ना दिए गए हो और हमें खुद रूट ढूंढने हो, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इन में से हम रूट ढूंढते हैं, 1 या -1 से हमेशा ट्राई करते हैं। तो पहले हमने 1 लेट किया यहाँ पे। अच्छा, तरीकेकार क्या है, पहला जो भी कोएफिशिएंट होगा वो नीचे एज इट इज लाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा ये इससे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा,
और अगले नंबर के नीचे रिजल्ट लिखना है। तो 1 into 1 ये 1 बना, इधर अगले नंबर के नीचे रिजल्ट लिखकर इनको हमेशा ऐड करना है। फर्स्ट कोफिशिएंट एज इट इज लो डाउन करना है। यहां पे जो भी नंबर लिया होगा डिवाइजर के तौर पर, ये मल्टीप्लाई खा के जो भी वैल्यू बनती है, जैसे यहाँ 1 into 1 ये 1 है, यहाँ अगर 2 होता तो 1 into 2 यहाँ फिर हम 2 लिखते। इस वक्त 1 है तो यहाँ हमने 1 लिखना है और इनको ऐड करना है। अब फिर वही काम, ये इससे मल्टीप्लाई करना है। 1 into 1 1 बना, अगले नंबर के नीचे यहाँ पे 1 लिखा और ऐड किया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये 0 बना, अगले नंबर के नीचे लिखकर ऐड करना है। हमेशा डिवाइजर को रिजल्ट से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू बनती है वो अगले नंबर के नीचे लिखकर ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आगे फाइनली वैल्यू बनती है यहाँ पे, ये वैल्यू हमेशा हमारी रिमाइंडर कहलाती है। और आप रिकॉल करें, जब रिमाइंडर 0 हुआ करे तो फिर ये वाली वैल्यू रूट कहलाती है, ये वाली वैल्यू सोल्यूशन कहलाती है। इस वक्त ये रिमाइंडर 0 नहीं है, 2 है, सो ये रूट नहीं है हमारा। नेक्स्ट हम फिर -1 ट्राई करते हैं सेम प्रोसेस से। यहां भी 2 आया, 2 रिमाइंडर है, ये भी फिर रूट नहीं है। जब रिमाइंडर 0 हो तो फिर ये वैल्यू रूट होती है। स्टूडेंट, एक बात याद रखें, अगर यहां हर टर्म में t होता, यानी यहां 2 की बजाय भी t होता, यानी कांस्टेंट ना होता, हर टर्म में t इन्वॉल्व होता, तो फिर जरूर 0 उसका सोल्यूशन होता है। जैसे ये देखें, 3t4 - 2t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस t, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो जरूर t इक्वल टू 0 इसका रूट होता। बट यहाँ कांस्टेंट टर्म है इसलिए 0 टेस्ट नहीं करना। तो ज्यादातर हम सिंथेटिक डिवीजन में जब अपनी तरफ से रूट टेस्ट करते हैं, रूट चेक करते हैं, तो नॉर्मली हम 1 -1 या 0 चेक करते हैं। इसके अंदर ज्यादातर रूट निकल आता है। इस वक्त तो रूट नहीं बन रहा, लिहाजा हम कहेंगे सो अबव इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। बट ये तो गिवन इक्वेशन से बनाई थी हमने, हेंस द गिवन इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन या नो रूट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू साइन x। स्टूडेंट्स, हमने पूरी इक्वेशन के अंदर हमने हर टर्म में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाना है। अगर हर टर्म के अंदर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो फिर हमें उसको आगे सॉल्व करना इजी होगा, फिर हम बड़े आराम से रेफरेंस एंगल भी निकाल सकते हैं। प्रीवियस पार्ट में भी नोट बताया था कि अगर cos स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर दोनों आ जाएं, यानी दोनों टर्म्स cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर की हो, या एक टर्म cos स्क्वायर और दूसरी साइन x हो, या एक टर्म साइन स्क्वायर हो और दूसरी cos x हो, तो आपने बेटा इनमें से कोई एक फार्मूला लगाना है, इसलिए कि पूरी इक्वेशन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। जैसे यहां पे देखें, मैंने cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लगाया है। आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि सर साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर कर लें तो फिर ये साइन अलग से अंदर रह जाएगा, तो फिर हमारे पास पूरी इक्वेशन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन अगर हम cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर करें तो पूरी इक्वेशन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। हर टर्म के अंदर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होगा। सो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, रीअरेंज किया। नाउ लीडिंग कोफिशिएंट दैट शुड बी पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई -1 जो है पूरी इक्वेशन को -1 पे डिवाइड कर दिया। अब प्रीवियस पार्ट की तरह लेट साइन x को t किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके स्टूडेंट्स ये फैक्टर बन जाएंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास ये टर्म्स बनी है, t इक्वल टू -1 एंड t इक्वल टू 1/2। आगे सारा वही पैटर्न जो पहले आप पिछले पार्ट्स में कर चुके हैं। यहाँ पे x 3π/2 और यहाँ पे x की ये वैल्यूज बनेंगी, आप इसको देख लें और एंड पे मैंने सोल्यूशन सेट लिखा। स्टूडेंट्स, ये पार्ट 4 है, इसका cos 2x प्लस cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। cos की या साइन की यहाँ पे पावर 2 नहीं है, बल्कि यहाँ पे cos 2x है, सो cos 2 अल्फा का यानी डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला लगेगा। cos 2 अल्फा दैट इज cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा
तो मैंने cos 2x की जगह लिखा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने ये कोशिश करनी है कि पूरी इक्वेशन में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, या दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि हर टर्म के अंदर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व कर रहा हो, हर टर्म सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंटेन कर रही हो। तो यहाँ पे आके फिर मुझे एक और फार्मूला लगाना है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लूं तो फिर मेरी पूरी इक्वेशन में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा। दैट्स वाई साइन स्क्वायर की जगह मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ पे cos स्क्वायर x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखूं तो फिर ये cos x रह जाएगा, तो पूरी इक्वेशन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रही होगी। दैट्स वाई मैंने इस साइन स्क्वायर x की जगह लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर x। इसकी भी यहाँ पे अलग से रीजन दे लेना। अब पूरी इक्वेशन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है, इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये -1 और ये +1 कट जाएंगे, बाकी ये क्या बन गई वैल्यू 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x। स्टूडेंट्स, यहां पे अब आगे कांस्टेंट अगर होता तो फिर ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जानी थी, फिर इसके हम फैक्टर बना लेते या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते। लेकिन याद रख लो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब इस तरह की टर्म रह जाए ax स्क्वायर प्लस bx कांस्टेंट ना हो तो वहां पे जरूर x कॉमन लेकर एक रूट 0 आया करेगा। दैट्स वाई यहाँ पे मैं cos x कॉमन लूंगा तो बाकी यहाँ पे 2 cos x प्लस 1 वैल्यू बची, तो ये cos x इक्वल टू 0 और ये इसको अलग 0 ले। अब यहाँ पे स्टूडेंट गौर करें, cos x इक्वल टू 0 ये एक 0 रूट बन गया है, यानी cos x इक्वल टू 0 रूट आ गया है। तो यहाँ पे दो तरीकों से आगे आंसर बता सकते हैं। cos x इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पर जितने भी एंगल हैं उनका ये जनरेटर है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स, दूसरा ये भी तरीका है कि आप इस वैल्यू के बजाय एक वैल्यू π/2 लिख लें और एक 3π/2 लिख लें, फिर एंड पे जब आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो इसके साथ भी 2nπ लिख लें, इसके साथ भी 2nπ लिख लें, क्योंकि cos x इक्वल टू 0 ये y एक्सिस पर होता है। तो एक एंगल ये π/2 होगा, एक 3π/2 होगा, या फिर ये पूरा जनरेटर लिख लें, y एक्सिस पे जितने भी एंगल हैं उनका जनरेटर लिख लें। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये cos x इक्वल्स टू -1/2, यहाँ पे हमने रेफरेंस एंगल निकाला। cos x कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन निकालना है और थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन निकालना है। तो ये हम नेक्स्ट बोर्ड पर करते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स मैंने बोला था cos x इज नेगेटिव हेयर, किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, सेकंड एंड थर्ड में, साथ रेफरेंस एंगल π/3। नाउ इन सेकंड क्वाड्रेंट सोल्यूशन x होगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल, ये वैल्यू बनेगी, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट सोल्यूशन होगा x इक्वल्स टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो ये तीन आंसर्स बने, दो ये और एक इधर पहले निकाल चुका हूं। सोल्यूशन सेट कैसे बनेगा, ओवरऑल इनका सेट्स की फॉर्म में लिखकर यूनियन ले लें। लेकिन फर्ज कर लो cos x इक्वल्स टू 0, आप x इक्वल्स टू π/2 एंड 3π/2 लिखते तो फिर क्या करना था, यहाँ पे π/2 प्लस 2nπ यूनियन 3π/2 प्लस 2nπ, और बाकी ये दो सोल्यूशन यूं भी कर सकते हैं और जैसे ये मैंने लिखा है इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों में से जो भी कर ले वो सही कंसिडर होगा।